हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की आज की जो क्लास है पोषण एवं न्यूट्रिशन की क्लास नंबर 6 है। जो क्लासेस है सारी क्लासेस हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाल दी गई है। मैराथन क्लास है इसकी, बाकी सारी टॉपिक वाइज सभी प्रकार की क्लासेस इसमें डली है। तो जाके आप लोग जिन माताओं एवं बहनों ने अभी तक नहीं देखा है जाकर उनको देख सकती हैं। और टोटल अगर इस सब्जेक्ट से बात करें आपके एग्जाम में 55 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये रैपिड फायर सीरीज है। इसके अलावा जो अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो हमारी बाकी क्लासेस डली हैं, वो सारी क्लासेस आप अटेंड करके अभी आप एग्ज़ाम देने जा सकती हैं। तो जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, 7 से एग्ज़ाम है, वो लोग ये क्लासेस देख के एग्ज़ाम देने अपना जा सकती हैं। बाकी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ की बात करें तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है? तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और साथ ही जिन माताओं एवं बहनों को क्लासेस पसंद आती हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर डेली आते हैं। ठीक? तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से किसे बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, खाने में विकार जो होता है या इसे जो है बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है और एक बुलिमिया नर्वोसा होता है। एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है उसमें बात करें तो एक न्यूनतम बॉडी वेट बनाए रखने से इनकार और स्वैच्छिक आत्म भुखमरी और वसा बनने का एक गहन डर होता है। ठीक है? जो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। ठीक? और बुलिमिया नर्वोसा की बात करें तो नियंत्रण की कमी की भावना का अनुभव करते हुए अत्यधिक खाने के आवर्ती एपिसोड होते हैं। अत्यधिक वजन, प्रतिपूरक तरीकों का नियमित उपयोग, वजन और आकार के बारे में बेकार की धारणाएं जो आत्म मूल्य को प्रभावित करती हैं। ठीक है? ये दोनों आपको चीजें याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, स्कर्वी जो रोग है मानव में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक? फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी या एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है या एस्कॉर्बिक अम्ल है। बाकी इसके बारे में सारी क्लासेस आपको डिटेल में मिल जाएंगी। विटामिन से रिलेटेड उसमें अलग से आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें सारे विटामिन कवर किए गए हैं। ठीक? फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी का कारक क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु है, इसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होता है। ठीक है? उसके बाद इसमें नीचे आगे बात कर लेते हैं, टीबी हवा के जरिए टीबी कैसे फैलता है? तो अगर बात की जाए तो टीबी हवा में फैलता है। ठीक? फिर इसमें आगे बात करें तो व्यक्तिगत से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और जब फेफड़े की टीबी से पीड़ित लोग खांसते हैं, छींकते हैं या थूकते हैं तो वे टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देते हैं। और बीसीजी को दो फ्रांसीसी यानी कि बीसीजी की जो खोज की गई थी वो दो फ्रांसीसी अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन जो है इनके द्वारा माइक्रोबैक्टीरियम बोविस जो मवेशियों में टीबी का कारण बनता है की विकृत को संशोधित करके विकसित किया गया था। ठीक है? यह पहली बार 1921 में मनुष्यों में प्रयोग किया गया था। यह पहली बार कब प्रयोग किया गया था? 1921 में। ये आपको ध्यान रखना है। और जो वैज्ञानिक है इसके दो हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। फिर इसमें आगे बात करें, भारत में बीसीजी को पहली बार 1948 में सीमित पैमाने पर पेश किया गया था और 1962 में यह राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का हिस्सा बन गया था। ठीक? उसका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्कूल में मध्याह्न भोजन जो होता है वह स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा होता है। ठीक? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को डैश डैश कहा जाता है। यानी गर्भावस्था के दौरान माँ का जो माताएं बहनें गर्भावस्था में होती हैं उनकी स्वास्थ्य सेवा बिगड़ती है जब उनको उल्टी वॉमिटिंग ज़्यादा होती है। उस बिगड़ने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है? फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम एक असामान्य विकार है जिसमें गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक लगातार मितली और उल्टी होती है। यह स्थिति निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं का कारण बन सकती है। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी बृहत पोषक तत्व होते हैं? इनमें से सारे जो है एक को छोड़ के बाकी सभी बृहत पोषक तत्व होते हैं। ठीक है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, विटामिन को छोड़कर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये तीनों बृहत पोषक तत्व में आते हैं और विटामिन वगैरह जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत रखे गए हैं, आते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया गया, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है वो 1952 में। कब शुरू किया गया था? 1952 में।
फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए, शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होता है। यानी अपनी बॉडी में जो आवश्यक विटामिन और खनिज हैं उनकी कमी के कारण क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, ठीक है। जो विटामिन और खनिज है ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, बृहद पोषक तत्व के बारे में भी हमने आपको ऊपर बताया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सारे बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व विटामिन, खनिज ये सारे जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्न में से किसकी कमी के कारण हड्डी विकृत हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए की बात करें कैल्शियम के कारण, ऑप्शन बी विटामिन डी के कारण, ऑप्शन सी फास्फोरस के कारण। तो इन सभी के कारण अपनी हड्डी जो है विकृत उसमें उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर अपना जो बोन है ये बना होता है, और विटामिन डी जो है रिकेट्स, और इससे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स वगैरह हो जाती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी जो है अपने को सूरज के रोशनी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, गोबी एफ जो कार्यक्रम है यह यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए बनाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, गोबी के फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो जी का मतलब है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ का मतलब हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन, और बी का मतलब हो जाएगा ब्रेस्ट फीडिंग, और आई का मतलब हो गया इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब है विकास निगरानी करना, और ओरल रिहाइड्रेशन का मतलब मौखिक पुनर्जलीकरण करना, ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है स्तनपान कराना, और प्रतिरक्षा यानी इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्रतिरक्षा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए, एमएमआर जो टीका है डायडेस में दिया जाता है, यानी एमएमआर का जो टीका है यह किस समय पर दिया जाता है बच्चे को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 महीने में दिया जाता है। बच्चे की जब जो एज है वो 9 मंथ का हो जाता है तब एमएमआर का टीका लगाया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, शिशुओं में स्थायी निशान छोड़ने वाला टीका है, यानी शिशुओं में जो स्थायी निशान छोड़ता है कौन सा टीका होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, बीसीजी का जो टीका होता है शिशुओं में बच्चों में स्थायी निशान छोड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए, यानी कि जो माताएं बहनें जब गर्भवती हो जाती हैं तो उनको किस मंथ में जो क्लिनिक है उसमें 2 बार विजिट करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 8वें महीने में उनको 15-15 दिन के अंतर्गत 2 बार महीने में विजिट करना होता है क्लिनिक में, ठीक है। फिर इसके बाद रूटीन चेकअप के लिए, फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो गर्भवती महिला की 4 प्रसव पूर्व जांच होती है, प्रमुख जो जांच है 4 होती है। इसमें सबसे प्रथम की बात करें, प्रथम सबसे पहली बार कब जाना चाहिए, तो 12 सप्ताह यानी 3 महीने के भीतर, या जैसे ही गर्भावस्था का संदेह हो। इसका उपयोग गर्भावस्था पंजीकरण और प्रथम प्रसव पूर्व जांच के लिए किया जाता है। फिर सेकंड दोबारा चौथे और छठे महीने के बीच लगभग 26 सप्ताह में, ठीक है। आपके मंथ और जो सप्ताह ये दोनों चीज़ याद रखना है। आपसे क्वेश्चन जो है सप्ताह भी में पूछ सकता है और मंथ में पूछ सकता है, जैसा आपको ऑप्शन देगा उस हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करना है। फिर थर्ड बात की बात करें, तीसरा भ्रमण जो है 8वां महीना लगभग 32 सप्ताह में, और चौथा जो होता है चौथा भ्रमण वो 9वां महीना 36 से 40 सप्ताह के अंतर्गत आपको जाना होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया कि एक सामान्य गर्भावस्था कितने सप्ताह तक चलती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 40 सप्ताह तक। एक जो सामान्य गर्भावस्था होती है वो 40 सप्ताह तक चलती है। फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं, अगर सप्ताह में बात करें तो 40 सप्ताह तक, और अगर दिन में बात करें तो लगभग 280 दिन तक, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि डीपीटी वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस जो है डीपीटी वैक्सीन को स्टोर करने का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आगे बात करें, डी में आगे बात करें, डीपीटी एक संयुक्त टीका है जो 3 रोगों डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी जिसे बोलते हैं, और टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है। इन तीनों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, गर्भावस्था के आहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि इनमें से 3 कथन सत्य हैं, एक कथन जो है असत्य है, उसी को आपको सही टिक लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी कि गर्भावस्था गर्भवती महिला को आहार की गुणवत्ता के बजाय उसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। यह ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है। बाकी गर्भवती महिला को अंधविश्वास और वज्र खान-पान से बचना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन सी की बात करें, गर्भावस्था में फोलेट, आयरन, विटामिन बी12, आयरन की आवश्यकता अधिक होती है, बिल्कुल सही है, आयरन अधिक मात्रा में चाहिए होती है गर्भावस्था के टाइम में।
और ऑप्शन डी की बात करें, गर्भवती महिला को फलों और सब्जियों का पर्याप्त सेवन कराना चाहिए। अभी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें जो रॉन्ग कथन है यानी गलत कथन है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो एक सामान्य महिला को प्रतिदिन 2100 कैलोरी का आहार लेना चाहिए। ठीक है, जो सामान्य महिला है। और फूड एवं न्यूट्रिशन बोर्ड के अनुसार गर्भवती महिला को आहार के जरिए अतिरिक्त 300 कैलोरी अधिक मिलना चाहिए। ठीक है, सामान्य महिला को 2100 और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 300 कैलोरी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस रोग को सामाजिक रोग के रूप में जाना जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा क्षय रोग, यानी कि टीबी जो रोग होता है इसे सामाजिक रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या सामाजिक रोग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि माँ के दूध को कच्छ ताप पर कितने घंटे तक संग्रहित किया जा सकता है। जो माँ का दूध होता है उसे कच्छ ताप पर कितने घंटे तक संग्रहित कर सकते हैं, तब तक वो खराब नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 4 घंटे तक आप उसे संग्रहित कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो जाएगा अगर आप संग्रहित करके रखते हैं तो खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो कोलोस्ट्रम जो होता है, कोलोस्ट्रम क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो कोलोस्ट्रम यह मातृ प्रतिरक्षी के माध्यम से शिशु को आवश्यक पोषक तत्व और जन्मजात प्रतिरक्षा के तत्व प्रदान करता है। जो फर्स्ट जो मिल्क होता है माँ का बच्चे के लिए, तो वह कोलेस्ट्रम कहलाता है। ठीक है, जो कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है बच्चों की। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, नवजात शिशु का जो प्रथम आहार है वह क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है वह नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। माँ का दूध शिशु का पहला आहार होता है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रक्त रक्त ग्लूकोज से लेप्टोन, एमिनो अम्ल से प्रोटीन। ठीक, रक्त से ग्लूकोज जो रक्त का ग्लूकोज होता है उससे लेप्टोन स्रावित होता है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन और न्यूट्रल पेंट से पेंटास बनता है। ठीक है, माँ के दूध में तीनों पदार्थ उस स्तर पर ही पाए जाते हैं जिससे शिशु के पोषण की संतुलित व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, अगर माँ के दूध में क्या क्या पाया जाता है तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 दिया गया है कि भारत में किशोरों में किस पोषण की कमी सामान्यता होती है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरन अल्पतजन्य एनीमिया जो होता है भारत के किशोरों में सर्वाधिक कुपोषण की कमी के कारण होता है। कौन सा पोषण कमी, जो आयरन की कमी होती है। ठीक है, जिसके कारण एनीमिया होता है। इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो भारत में 40% लड़कियों और 18% लड़के एनीमिया रक्त अल्पता से पीड़ित हैं। किशोरों में एनीमिया विकास, संक्रमण से प्रतिरोध, संज्ञात्मक विकास और कार्य उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 दिया गया है कि बीसीजी का मार्ग क्या है, यानी बीसीजी का जो टीका होता है उसका मार्ग क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, आईडी, यानी कि इंट्राडर्मल के माध्यम से इसको बीसीजी का जो टीका है वो लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए, ब्रॉन किसका एक अच्छा स्रोत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ब्रॉन जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। ब्रॉन की बात करें तो जो चोकर होता है, जो आटा होता है उसको जब चलनी से चालते हैं जो निकल जाता है उसे चोकर बोलते हैं, वही ब्रॉन होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात करें तो ब्रॉन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होता है। एक कप ब्रॉन में लगभग 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के अभ्यास में देखभाल की इकाई कौन सी है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, परिवार। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या के अभ्यास में देखभाल की जो इकाई होती है परिवार की होती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन नियमित रूप से नवजात शिशु को रक्तस्राव को रोकने के लिए दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इंजेक्शन विटामिन के का जो होता है वो इंजेक्शन दिया जाता है नियमित रूप से शिशु को रक्तस्राव रोकने के लिए। और विटामिन के जो है अपने बॉडी में रक्त का थक्का जमने का जो जिम्मेदार होता है विटामिन के की वजह से होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो अपनी बॉडी में भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा और रक्तस्राव कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए नवजात को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यूमोकोकल टीका डैश डैश है, यानी न्यूमोकोकल जो टीका होता है क्या होता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, सब यूनिट टीका, ऑप्शन बी प्रोटीन का टीका, ऑप्शन सी संयुग्मित टीका या कंजुगेटेड वैक्सीन जिसे बोलते हैं, या ऑप्शन डी की बात करें पुनर्योगज प्रोटीन टीका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, संयुग्मित टीका कंजुगेटेड जो वैक्सीन है यह होता है। न्यूमोकोकल जो टीका होता है ये संयुग्मित टीका होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गंभीर निमोनिया का संकेत क्या है। ऑप्शन ए की बात करें बेचैनी, ऑप्शन बी भोजन न करना, ऑप्शन सी छाती की भित्ति में खिंचाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक, गंभीर निमोनिया का संकेत है बेचैनी बढ़ना, भोजन न करना, छाती की भित्ति में खिंचाव, ये सारे
जो है आंसर इसके राइट होंगे। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो निमोनिया को गंभीर रूप से वर्गीकृत किया जाता है जब हृदय, वृक्क या परिसंचरण तंत्र शामिल होता है, या जब फेफड़े सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। यह निमोनिया के लक्षण होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओआरएस का पूर्ण रूप क्या है? वो होता है, ओआरएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, शिशु मृत्यु दर है, यानी कि शिशु की जो मृत्यु दर है क्या होती है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशुओं की होने वाली कुल मृत्यु संख्या ही मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रसवकालीन मृत्यु निम्नलिखित में से किस अवधि में होती है? जो प्रसवकालीन मृत्यु है वह निम्नलिखित में से किस अवधि में होती है? ऑप्शन ए की बात करें, गर्भधारण के 37वें सप्ताह से जन्म के 14वें दिन तक बाद, या ऑप्शन बी 0 से 1 महीने की आयु तक, ऑप्शन सी 0 से 28 दिन की आयु तक, ऑप्शन डी गर्भधारण के 28वें सप्ताह से जन्म के 7 दिन बाद तक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, गर्भधारण के 28वें सप्ताह से जन्म के 7 दिन बाद। ठीक, फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो प्रसवकालीन मृत्यु जो है वो 7 दिन से कम आयु में शिशु मृत्यु और 28 दिन में भ्रूण की मृत्यु गर्भाधारण के पूर्ण सप्ताह या उससे अधिक हो सकती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, मनुष्य के भोजन में निकोटीनिक अम्ल की अल्पता के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? यानी कि निकोटीनिक अम्ल की अल्पता यानी कमी के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, पेलाग्रा होता है। कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा। ठीक, फिर इसमें आगे बात कर ले, नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, जो एक प्रणालीगत बीमारी है। पेलाग्रा की विशेषता 4D है, त्वचा शोथ, मनोभ्रंश और मृत्यु, यानी कि 4D से बोलते हैं पेलाग्रा को। इसमें दस्त, त्वचा शोथ, मनोभ्रंश और मृत्यु, चारों चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए जो कि पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। ये रैपिड फायर हमने आपको डिटेल इसलिए नहीं बताया, थोड़ी थोड़ी करके बताया, क्योंकि इसके जो बाकी डिटेल में क्लासेस है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डली है। तो जिन माताओं बहनों को डिटेल में देखना है जाकर देख सकती हैं। सारी क्लासेस डली है, मैराथन भी उसी में डली है। तो जिन माताओं बहनों को क्लासेस पसंद आती है वो लोग जाकर देख सकती हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकती हैं और पढ़ सकती हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।